बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आलने से गिरे के दूसरे हिस्से के साथ। हमारे घर का लॉन बहुत खुला था, खूब पौधे और फूल थे। गर्मियों में माली चिराग ग्रीन दानेदार सब्ज कपड़े की छोलदारियां बनाकर सब नाजुक कीमती पौधों पर तान देता ताकि वो झुलस न जाए। सख्त सर्दियों में उस जगह तिरपाल का मोटा कपड़ा ले आता ताकि रात की कोहर और सर्दी का कहर उन पौधों को मार ना दे। मुझसे अच्छे तो जो बेज़बान पौधे ही थे कि जिनको गर्मी की तपश से बचाने के लिए घर में कभी सोचा जाता, मशवरे होते और हदायत जारी होती। मुझे शायद अम्मा और अब्बा दोनों ने शुरू से ही एक मन मर्जी करने वाली शोख और जिंदा दिल गुड़िया के तौर पे सोचा था, इसी तौर पे बढ़ने दिया। किसी एक लम्हे और दिन भी सोचे बिना कि इसकी निगाहें, आते बातें सब कच्चे दूध की सी खुशबू देती है। कुछ उनको पकाने का इंतजाम किया होता, उनसे क्या गिला। उन्होंने मुझे आज़ाद खुदरो पौधे की तरह जाना। मेरी आज़ादी और खुद मुख्तारी की कोई हद ही कायम नहीं होने दी। 8वीं में मेरे कमरे में अलग फ़ोन लग गया। यही टेलीफोन मेरी खुशी के सारे रस चूसने का बायस बना। इसी टेलीफोन की खुली बेरोक टोक आज़ादी के बायस मैं अपनी ज़िंदगी की ऐन दोपहर के वक्त गुरूब हो गई। अब सोचती हूँ क्या था जो ज़रा सी जिद और इसरार को ना माना गया होता। भला एक स्कूल गोइंग लड़की को अकेले कमरे में अकेले टेलीफोन की क्या जरूरत थी। मगर हम जैसों के घरों में खुशी का ताल्लुक सहूलतों की फराहमी से समझा जाता है। उनकी जरूरत और नफा नुकसान समझाने पे बात करने को वक्त का ज़िया जाना जाता है। ये तो बाद में पता चलता है कि वक्त ही ज़ाया नहीं हुआ, औलाद भी ज़ाया हो गए। 8वीं के आखिरी महीनों में जब टेलीफोन की सहूलत मुझे मुयस्सर आई और कई टेलीफोन नंबर भी मैंने दरियाफ्त कर लिए, तो ये ज़रा सा आला तो खुद कई दरियाफ्तों की माँ है। जब नंबर घुमाओ, मीठी सी आवाज़ सुनाओ, हंसी की चूड़ियाँ खनखनाओ, दोस्ती होने में देरी कितनी लगती है। स्कूल में अब सारी लड़कियां सारा दिन एक दूसरे को अपने एडवेंचर सुनाती, उल्टी सीधी बातें बताती। कोई पौधा वक्त से पहले बड़ा नहीं होता, कोई दरख्त वक्त से पहले फल नहीं देता। ये इंसानी अजीबोगरीब है। ज़रा सी मुवाफक हवा चले, कई सालों का सफ़र दिनों में और लम्हों में तय कर देता। मैं जो घर में और स्कूल में अपनी हंसी के सिक्के हर जगह उछालती फिरती थी, रात को टेलीफोन पर बैठती तो यूं लगता जैसे सरगोशियों में बातें करने की कोई खास डिग्री और ट्रेनिंग लेती रही हूँ। अव्वल तो मेरे कमरे में आता कोई नहीं था और आ भी जाता तो पल भर में सोती बन जाती। टेलीफोन की घंटी हमेशा खुद बजाती थी, जो किसी न किसी के घर और दिल में जा बजती। एक बहुत मजेदार खेल था जो मैंने बेध्यानी में शुरू किया और एक दिन नहीं कई जगह। मैं बिल्कुल नई थी और अपनी बातों का असर होते देखती तो खुशी से किसी गुब्बारे की तरह भर भर जाती। मासूम बातें करते करते कब झूठी सच्ची मोहब्बत भरी बातें करने और सुनने लगी, मुझे इल्म ही नहीं हो सका। मोहब्बत मेरे लिए एक लगातार बोलने जैसा फेल बन गया था। जैसे साइकिल सवार बेध्यानी में पैडल घुमाता है और रास्ता तय होता जाता है, मेरे लिए शामें और रातें सिर्फ सरगोशियों में बातों की लंबी शाहराएं तय करने का इस्तारा बन गई थी। मैं जो एक छोटी सी मछली थी, मुसलसल बड़ी मछलियों से अटखेलियां करने लगी। ये एडवेंचर के अरूज के दिन थे जब मैंने अपने स्कूल फेलो के पास लाहौर से शाया होने वाले एक रसाले को देखा। उसमें टेलीफोन का कॉलम था। मैंने टेलीफोन की रसिया थी, इसलिए वो कॉलम पढ़ा, नंबर नोट किया। उसी शाम लाहौर फोन किया, बात हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे फोन पे किसी ने बेटा कह के चुप कराया। मैं जो बोलते चुप ना होती थी, जाने क्या सोच के चुप हो गई। फिर मैंने वो रसाला लिया, पढ़ा। 2 दिन बाद फिर फोन किया। अब मेरे पास बात करने के कई मौजू थे। बात अभी किसी तवील ड्रामियों के ड्रामे जैसी कब हुई जब सवाल हुआ, बेटे फोन अम्मी अबू से पूछ के किया। मेरा खिलखिला के हंसना सवाल का काफी और शाफी जवाब था। फिर भी मैंने कहा, मेरे अम्मी और अबू का इस टेलीफोन से इतना ही ताल्लुक है कि इसका वो बिल देते हैं या मेरा है, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरे शबो रोज का साथी। ये मेरा टेलीफोन और मेरा एक्वेरियम, दो ही मेरी कमजोरियां हैं, दो ही मेरी मजबूतियां हैं। बेटे टेलीफोन बहुत अच्छा है और मुफीद भी, मगर ठंडी आग है जो मन में लगती है और किसी काम का नहीं छोड़ती। ये झूठी सच्ची आवाजों का शहर है जहां अक्सर गलियां बंद होती हैं और बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिलते। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, हालांकि उसमें बहुत कुछ था। सुना है दिल और आंखों में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जो दिल में हो वही आंखों में रकम होता है। दिल ना साफ हो तो बिनाई भी कम आलूदा नहीं होती, मगर जो किसी का दिल सामने ना हो, आंखें तो मेरी जैसी नसीब जली क्या करे।
مجھے کیا خبر تھی کہ آواز کا بھی پیمانہ ہوتا ہے. جو کوئی بہت میٹھا بولے تو سمجھو شیرے میں گری مکھی اڑنے کے قابل نہیں رہتی. سچ پوچھے تو اس میں بدر کا بھی قصور نہیں تھا. ایک دم مجھے اسلام آباد برا لگنے لگا. پڑھائی سے دلچسپی پہلے نہیں تھی. بدر کی سی ڈی کی شاپ تھی. روز ہم گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرا خیال رکھتا. کبھی مجھے دیکھنے اور صرف دور سے ہاتھ لانے اسکول آ جاتا. بظاہر اس کا کوئی مطالبہ نہ تھا. میں کیا جانوں کہ یہی سب سے بڑا مطالبہ تھا. اس قدر زور آور, اس قدر طاقتور کہ ایک روز اس سے کہہ بیٹھی, میں رابعہ علی کلاس نہم کی طالبہ بنت سردار عثمان, کہ جس کو ہنسنے ہنسانے کے ساتھ کوئی کام نہ تھا. گپیں باتیں موویز کپڑے فیشن سب بہت پیچھے رہ گئے, اور میں کلاس کے ششماہی امتحانوں کے دوران ایک صبح اپنا اسکول بیگ امی کے کلو بھر زیوروں اور اپنے 6 استری شدہ جوڑوں سے بھر کر گھر سے اس عالم میں رخصت ہوئی کہ میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا. بس ایک آدھی ادھوری زندگی کا سپنا تھا, اور اپنے ایکویریم کی مچھلیوں پہ ایک بے مہر اور لا تعلق سی نگاہ تھی. میں ایسی حور پری نہ تھی کہ جو اپنے حسن پہ اتراتی. 9ویں جماعت کی لڑکی اور وہ بھی مجھے ایسی نٹ کھٹ سوکھی سڑی ایسا بڑا فیصلہ بھی لے سکتی ہے. کب کسی نے سوچا ہوگا. F10 مرکز سے ہم دونوں پنڈی گئے, وہاں سے کراچی کے لیے ٹرین پکڑی, اور لمحہ بھر میں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے شہر, گھر, خوشی, رشتے, ہر چیز سے دور ہو گئے. آپ 2 سال پہلے مجھ سے ملتے تو کبھی سوچ بھی نہ سکتے کہ یہ لڑکی جو شکل سے بہت معصوم اور شوخ ہے, اندر سے اس قدر احمق بھی ہوگی. ایک اتنا بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے جو صرف نادانی اور حماقت بھرائی نہ ہو. جب سب کچھ داؤ پہ لگا دیا, اور وہ بھی کیسے لڑکے کے لیے جسے صرف ہم نے فون پہ دوستی کی. کوئی رات رات بھر آپ سے باتیں کرتا رہے تو اس کی آواز کا سحر مکڑی کے کسی مضبوط جال سے کم نہیں ہوتا, جہاں مکھی ایک بار رکے اور پھر واپسی کے رستے حق سے محروم ہو جاتی. کوئی کسی کو احمق نہیں بناتا, یہ ہم خود ہوتے ہیں جو احمق بنتے ہیں. جہاں احمق ہوں گے وہاں بنانے والے کیوں نہیں ہوں گے. آگ والی بھٹی کا کیا قصور, اس میں تو جو بھی گرے گا جلے گا. اب گرنے والے پہ ہے کہ دیکھے بھالے, بغیر گرے یا دیکھ بھال کے بچ نکلے. قسمت میں راکھ ہونا لکھا تھا یا کندن بننا, یہ جاننا اور پڑھنا کب کسی جوتشی کو آیا ہوگا جو مجھے آتا. یہ لڑکی لوگوں کی خواہشیں بہت بے مہار ہوتی ہیں, دیکھنے میں اتنی معصوم اور برتنے میں اس قدر کانٹے دار کے سب کچھ کاٹ کے رکھ دیتی ہیں. کوئی روکنے والا نہ ہو, روایت کو سمجھانے والا نہ ہو تو دماغ بے سمت اور بے کنار ہو جاتا ہے. صاف اور سیدھی راہ پہ دھند چھانے لگتی ہے, بھٹکانے لگتی ہے. شک کرنا عام طور پہ برا ہوتا ہے, مگر بہتر ہے کچھ شک مسئلے سے بھی صحیح کر لینے چاہیے. شاید ان کے کرنے سے سوچ اور فیصلے کے پانی میں نتھار آ جائے. اگر کوئی برا ہوگا تو صرف شک کرنے سے برا نہیں بن جائے گا. شک کی فصل خودرو ہوتی ہے. ان کانٹوں کو کبھی کبھی اگے رہنے دینا چاہیے. ایک ٹیلی فون اور ایک زندگی کا سفر کیا بنا سکتا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کراچی تک کے سارے سفر میں خوشی آزادی سے چہکتی رہی, خواب بنتی رہی, یہ سوچے بنا کہ آزادی کے ساتھ جو گھر, تحفظ, عزت, اس کا بھی تو کوئی مول ہوگا. وہ مول میری ماں نے چکایا جب ابا نے میرے گھر سے بھاگنے کا سن کر ماں کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا. خدا جانے وہ اندر کا دکھ تھا, صدمہ تھا, یا باہر کی چوٹ کے ماں موقع پر پھڑک کے مر گئی. اسے مر ہی جانا چاہیے تھا. اگر جیتی بھی رہتی تو میری ایسی بیٹی کے مرنے تک کیسے جی پاتی, جو ایک اندیکھے مرد کی بجائی ایک اندیکھی بنسری سنتے سنتے اپنے سارے رشتے, اپنے سارے گھر, سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی. جسے لگتا تھا وہ دنیا کی پہلی لڑکی تو نہیں ہے. روز لڑکیاں جاتی ہیں, نئے گھر بناتی ہیں, نئے رشتوں کے ساتھ جیتی ہیں. اسے کیا خبر تھی کہ یہ حرکت بچے کو انول سے کاٹ کر زندہ مار دینے والی ہوتی ہے. سانس, آس, عزت کچھ بھی باقی نہیں بچتا. گزشتہ چند دنوں سے میں ہاسپٹل میں ہوں. سسٹر بتا رہی تھی کہ آج ہی ہوش آیا. آگ بجھوانے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. بڑا ڈاکٹر بھی آئے گا, وہی بتائے گا کہ زہر کتنا باقی ہے, اس علاج سے جان بچ سکے گی یا دوبارہ سے معدہ صاف کرنا پڑے گا. کمرے کی کھڑکیوں پہ انگوروں کی بیل جھکی ہوئی ہے. مجھے اپنی ماں جیسی کیوں لگ رہی ہے. مولا میں کیا کروں, میری ماں تو ہے نہیں. وہ ہوتی تو شاید انگوری بیل بن کر میرے سارے عیب ہی چھپا لیتی. بدر سے تو میرا ایک عیب بھی برداشت نہ ہو سکا. اس کا کہنا تھا تم میں ایک عیب ہے کہ تم بک بک بہت کرتی ہو.
कल तक वो मेरी बातों और हंसी की तारीफ करते न थकता था, मेरे जुमले और लफ्जों को आबशारों और झरनों से तशबीह देता था। चंद हफ्तों में ही उसका जी मुझसे भर गया। उसने तरह तरह के जुमले कहने शुरू कर दिए। फिर मेरे साथ एक ही दिन में 2 वाकयात हुए। बद्र के पास सिर्फ चंद 100 रुपए थे, वो कराची पहुंचते ही खत्म हो गए। सदर में वाकई पुराने इस होटल के कमरे में रहते हमें चंद हफ्ते हो गए थे जब बद्र ने मेरा लाया हुआ जेवर बेचना शुरू किया। इत्तेफाक से यहाँ आते ही मैंने आधा जेवर निकाल के अलग छुपा लिया था, बाकी जेवर का उसको इल्म था। ये भी कई लाख का था। कहते हैं चोरा दे कपड़े डांगा नहीं गज, वही हाल बद्र ने जेवर का किया। या मुमकिन है कुछ और हो, मुझे तो आके यही बताता कि बड़ी मुश्किल से बिकता है, थोड़े से पैसे मिलते हैं। जिस रोज खामोशी से वो आखिरी 20-25 तोले जेवर भी लेकर गया, मैं सो रही थी। आंख खोली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बेध्यानी में मेरा ध्यान सोने की तरफ गया, वहां कुछ ना था। मैंने सोचा बद्र को जरूरत होगी, होटल का बिल देना होगा। इत्मीनान का सांस लेकर दोबारा जो लेटी तो दीवार के साथ पड़े सामान पर निगाह गई। वहां से बद्र का बैग गायब था। मैं रोती कमरे से निकली, होटल वालों से बद्र का पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी फिक्र ना करो, वो चला गया, जाते जाते तुम्हें 1 लाख में बेच गया। मैं दुख और सदमे की शिद्दत से होटल के कॉरिडोर में ही बैठ गई। जिंदगी में पहली बार मेरे मुंह से निकला, आह बद्र, काश तू मर जाता। मेरी खुशियों को कि कॉफी में क्रीम बन के जिसका जिक्र घुलता रहता था, उसने धोखे और फरेब के जहर से मेरी जिंदगी को यूं डसा था कि सारा वजूद ही नीला पड़ गया। कोई मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर कोई यूं छोड़ जाए, ताल्लुक में भी धोखा और मक्कारी कर जाए, उसे क्यों कर माफ किया जाए। मैंने कितने ही लड़कों में से चुना था और अपने इंतखाब पे किस कदर खुश थी। अक्सर उसको बताती है, जितलाती थी कि तुम जानते हो तुम किस कदर वसी हल्के में मेरे ताल्लुकात में थे, कितने टेलीफोनिक राब्ते थे मेरे। उन सब से ताल्लुक तोड़ते हुए मुझे अंदर से तक से अफसोस था। पुराने जमानों में लड़के और लड़की के आजाद न मिलने पर पाबंदी थी। ऐसे लगता था वही रवैया दुरुस्त है। तब जो पहला फर्ज जिंदगी में आता वही एतमाद, वफादारी, इज्जत के सारे हुकूक साथ ले जाता, उससे मोहब्बत हो जाती, उससे दिल लग जाता। अब जो रोज रोज इतने दिल पसंद लोग मिलते हैं, इतनी अच्छी और मोहब्बत भरी बातें सुनाते हैं, टेलीफोन आते हैं और जाते हैं, तो बंदा किस किस के साथ रहे, किस किस के साथ चले, किस किस का साथ छोड़े, किस किस से नाता जोड़े, किस किस से ताल्लुक। हर वक्त मुल्ज़म बने कटहरे में खड़े होकर दिमाग से फैसले कराना और दिल के ना मानने की जिद का सामना करना किस कदर मुश्किल काम है। बद्र ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाला और कितनी आसानी से ताल्लुक तोड़ के एक नाकाबिले तसव्वुर अजियत में अकेला छोड़ के चला गया। इस दुख से लबालब भरे लम्हे में मैंने सोचा, राबिया देख, तू किसी को दोष नहीं देना, जो होना था हो चुका। ये तेरे कर्मों का वो फल है जो तूने कच्चा तोड़ा है। अब कड़वाहट ज्यादा भी हुई तो किसी को इल्जाम देने से वो कम ना होगी। ना कोई चज ते ना कोई वल सी, पहले इश्क ते पहली गल सी, बेसबरी विच टहनी टुटी, कच्चे रुख ते कच्चा फल सी। कड़वाहट उस वक्त और भी बढ़ गई जब उसी शाम बद्र की कटी फटी लाश होटल में लाई गई। वो जालिम सोना बेचकर नई सीडीज के कई डब्बे लेकर रेलवे स्टेशन जा रहा था जहां मौत उसकी मुंतजर थी। बल्दिया के कूड़ा उठाने वाले ट्रक ने उसकी पिकअप को कुचल के रख दिया जिसमें वो सामान मुझसे लेके दूर जा रहा था। पर मेरा दुख कम हो गया था। मैं उसकी मौत पे ना तो खुश थी, ना दुखी, ना आंसू थे, ना मुस्कुराहट, बस बेबसी में लिपटी बेपनाह तकलीफ थी। आने वाले दिनों में ये बेहिसी और भी बढ़ गई। मेरी वापसी का कोई रास्ता ना था। पीछे बंद गली थी, आगे बेकिनार समुंदर था और मैं एक नन्ही मुरझाई कली अकेली क्या करती। वो होटल मेरे लिए 1947 का मशरकी पंजाब बना। वही आज का बोसनिया ठहरा जहां किसी मुसलमान लड़की को पनाह नहीं मिलती थी। उसकी इज्जत और असमत का दामन तार तार होता, ना कोई जाए पनाह थी। हर मजहब में, हर मुल्क में ऐसे लोग कितनी आसानी से खप जाते हैं, असूलन जिनको दरिंदों के साथ जंगलों में रहने का पाबंद होना चाहिए। दिन दुख से भरे होते, रातें जहर से, हर सांस में बेवकूती और बेबसी के दर्द की कीलों ने मेरे जिस्म को जख्मों से भर दिया। इंसानी रूप में दरिंदे, संपोलिए, सांप, मैंने इतनी सी उम्र में क्या क्या नहीं देख लिया। मेरी आंखें सोचें यूं खाली है जैसे थर का कोई सूखा तालाब हो जहां इज्जत से बोलने वाली कोई बूंद भी ना बची हो। सोचती हूं काश
मगर क्या करूं, अब मेरे पास इस कदर काश हैं कि एक एक काश पे बात करते सालों गुजर जाए। कुछ अर्से कबल मैंने लाहौर फोन किया, उसी कॉलम में जाने वाले एडिटर साहब को कैसे खबर हो गई, टूटा दिल छुपाया जा सकता है, टूटी आवाज में नहीं छुपाई जा सकी। उन्होंने कोई आस दिलाए बगैर इस्लामाबाद मेरे घर फोन किया। मैं कई घंटे गुड्डी कागज से बनी पतंग की तरह मुअल्लक रही किसी उम्मीद भरी हवा के इंतजार में। फिर पता चला मेरे अब्बा ने उनसे सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी तो 2 साल पहले रावल डैम में डूब के मर गई थी, हमने तो जनाजा पढ़ लिया था, मुर्दे कब घरों को पलट के आते। जो नादान दूसरों के अपने नफ्स के बहकावे में आके अपनी जान और आन दे दे, वो मेरी तरह ऐसी अजीयतनाक और शर्मनाक मौतें मरा करते हैं। रावल डैम से दूर बैठे इतने गहरे पानियों में डूब जाते तो लाश तक न मिलती। हाँ, कुछ दिनों बाद उनके फोन का असर यह हुआ कि मुझे दारुल अमान पहुंचा दिया गया और अपने जैसी बेचेहरा लड़कियों के दरमियान। अब्बा को फिर भी कभी ना देख सकी, ना आवाज सुन सकी, ना उनकी मरीज बेटी का दुख बांट सकी। कैसी बेटी हूं, बाप को पुरसा भी ना दे सकी, उनके बुक्कल में सर देकर रो भी ना सकी। दारुल अमान के किचन में मुझे रोने की जगह तो मुझे सर न आई। हाँ, डीडीटी किस्म का डिब्बा नजर आया, मैंने नाक पे हाथ रख के आधा पी लिया है। हॉस्पिटल वाले क्या कहते होंगे, इस मुर्दे को यहां फेंक कर कोई पूछने भी नहीं आया। मैडम साबरा को जरा सी भी आस होती कि मेरे आगे पीछे कोई होगा तो वो जरूर आ जाती। उसने सोचा होगा जो लुटी पटी ये लड़की मर गई तो दारुल अमान में एक सीट खाली हो जाएगी, वापस आ गई तो कौन सा नया बोझ है। इस लम्हे जब डॉक्टर के इंतजार में हूं, मेरा दिल यूं सर्द हो गया है जैसे बुझा हुआ कोयला। मेरा जिस्म अब मेरी रूह के चंद छिटाक वजन तो उठाने को भी तैयार नहीं है। जाने 2 साल तक मुझे कैसे उठाए फिरता रहा। दरवाजे से बाहर कदमों की आवाजें आ रही हैं, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, अब ये कभी न खुल सकेंगी। इनके भटकने की सजा मुकम्मल होने को है। सोचती हूं यहां इस दुनिया में ना साया मिला, ना कोई सायादार दरख्त। जहां अब मेरी रूह जाएगी, क्या वहां कोई ऐसा दरख्त होगा जिस पर मुझ जैसी आलने से गिरी लड़की चिड़ी अपना घोंसला बनाने का सोच सकेगी, सुकून और इज्जत के 4 पल गुजार सकेगी। यहां नहीं तो कोई आस, कोई उम्मीद, कोई यकीन वहां की ही सही। आलने से गिरी मुकम्मल हुई। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए।